नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की में इस वक्त हमारे चारों मेहमान हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, एयर कॉमोडोर एएस बहल जी और साथ ही समीर चौगांवकर जी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में। और चर्चा आज सबसे पहले होने जा रही है कोलकाता की। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट से गैंग रेप के बाद ममता बनर्जी सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर टीएमसी सरकार घिर गई है। ममता बनर्जी के नेता कल्याण बनर्जी की बयानबाजी ने दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल का इतिहास महिला प्रधान रहा है। यहां हमेशा से मां माटी मानुष की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मां का दर्जा होता है। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अनसेफ ये पश्चिम बंगाल क्यों बन गया है? कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी 2026 जीत की गारंटी दे रही है। ममता बनर्जी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बता रही है। और फिर पलटवार करने में ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है, लेकिन उनके नेताओं के बड़बोलेपन से टीएमसी को नुकसान पहुंच सकता है। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट गैंग रेप मामले में जांच तेज हो गई है। कोलकाता पुलिस की फॉरेंसिक टीम साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज पहुंची और वारदात के जिस कमरे में ये पूरी घटना घटी है, वारदात घटी है, वहां से सबूत जुटा लिए गए हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी लॉ कॉलेज पहुंचकर क्राइम सीन को देख रही है। गार्ड रूम को बारीकी से छाना जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि गार्ड रूम के अंदर ही छात्रा के साथ तीनों दरिंदों ने हैवानियत की थी। अब कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये तो बात हुई इस पूरे मामले की, लेकिन इस मामले का सियासत से क्या कनेक्शन है वो अब ये 4 तस्वीरें आपको बताएंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया। बंगाल के डीजीपी से 72 घंटों के अंदर जवाब मांगा। मामले पर सियासत ऐसे गरमाई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों सड़क पर उतर आई। लेफ्ट भी इस वक्त सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी सरकार का विरोध कर रही है। और यह विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की तारीख में जो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी समस्या बना है वो समस्या महिलाओं की सुरक्षा है। आप संदेश खाली से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, आप इस ताजा घटना की बात कर लें, न जाने क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसके तार सीधे टीएमसी से जुड़ते हुए नजर आते हैं। कोई ना कोई शख्स, वो आरोपी हो चाहे दोषी हो, वो इस पार्टी से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। अब लॉ स्टूडेंट से गैंग रेप के मामले में जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक का नाम है मनोजीत मिश्रा, जो मुख्य आरोपी है और टीएमसी से जुड़ा हुआ है। मनोजीत मिश्रा के अलावा 19 साल के जैब अहमद, 20 साल का प्रमीत मुखर्जी भी गिरफ्तार किया गया है। ममता सरकार मनोजीत मिश्रा को लेकर ही घिरी हुई है। मनोजीत मिश्रा तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई तृणमूल छात्र परिषद से जुड़ा हुआ है और टीएमसी के बड़े नेताओं का करीबी भी है। और इसे लेकर ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। জাগো দিন জাগো নিরাপত্তার কি আছে? সব জায়গায় তো একই অবস্থা। পুরুষের মানসিকতা যদি যতক্ষণ না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ঘটবে। নিরাপত্তা সবই রয়েছে, কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে? কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে? কলেজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আরে ভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। কলেজ কর্তৃপক্ষ সবাইকারই দেওয়া উচিত, কিন্তু আগের দোষটা কার? আগের দোষটা তো তার সব বলছি কে করেছে? সহপাঠীরা করেছে। হ্যাঁ, প্রাক্তনরা ঢুকলো কি করে? তাদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে প্রাক্তনরা যখন ঢোকে তখন সেই নিঃসন্দেহে কিছু লিঙ্ক আছে। अब जो बात कल्याण बनर्जी कर रहे हैं कि ये तो पुरुषों की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये घटनाएं बंद नहीं होगी, तो फिर सरकारों की आवश्यकता क्या है? फिर आप सोशल कॉज में पुरुषों की मानसिकता को बदलने के लिए ही काम करना शुरू कर देना। फिर पुलिस की आवश्यकता क्या है? कानूनी कार्रवाई। अगर कानून का खौफ नहीं है, अगर सरकारी तंत्र पर विश्वास नहीं है, तभी तो लोग सड़क पर उतर रहे हैं। संदेश खाली से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अब इस लॉ कॉलेज में एक छात्र के साथ हुए गैंग रेप के पीछे केवल एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना कि पुरुषों की मानसिकता जब तक नहीं सुधरेगी तब तक इन पर अंकुश नहीं लगेगा। सवाल यह है, आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए, इस वक्त सबसे बड़ा रूट कॉज पश्चिम बंगाल का यही है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथों से फिसलता हुआ चला जा रहा है। कमजोर कड़ी अगर इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई है तो वहां पर कानून व्यवस्था का लचर होना है। नहीं, देखिए, एक तो ये कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं की सुरक्षा से लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार।
और हर घटना आती है तो लगता है कि शायद ये सामान्य घटना होगी, और मैं शायद कल्याण बनर्जी से सहमत हो जाता कि भाई ठीक बात है, अगर कोई घर में कुछ कर दे, दोस्त कुछ कर दे, तो हर जगह पुलिस नहीं हो सकती। ये बयान ठीक है सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन जब इसके आगे दिखता है, हम आरजी कार की घटना को भूले नहीं है, हम संदेश खाली की घटना को भूले नहीं है, और इस मामले में जो आया तो क्या आया कि जो मनोजीत मिश्रा क्या है, वो तृणमूल कांग्रेस का प्रभावी छात्र नेता रहा है। वो कोई सामान्य नेता नहीं रहा है, वो बाकायदा पदाधिकारी रहा है, और तृणमूल कांग्रेस के इतने प्रभावशाली नेता के ऐसे घटनाक्रम में शामिल होने पर क्या कल्याण बनर्जी का यह बयान होना चाहिए कि अरे कोई दोस्त आ जाए तो क्या कर लेगा? ये तब होता जब सामान्य स्थितियां होती, तो वो कहते कि भाई देखिए ये पहले घटना हो गई, हम बिल्कुल संवेदनशील हैं, लेकिन इसके बाद सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन जब कल्याण बनर्जी दूसरी तरफ जाते हैं तो इसका दूसरा पहलू नजर आता है कि संदेश खाली का जो आरोपी है वो एकदम सीना तान के पुलिस थाने में और न्यायालय में जाता है। आरजी कार के आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होने में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी सीधे उसमें शामिल होती दिखी, कोलकाता का पुलिस कमिश्नर सीधे उसमें शामिल होता दिखा, वहां के साहित्यकारों ने, वहां के लोगों ने जब रात में कुछ विरोध प्रदर्शन के नाम पर उन्होंने कहा कि हम ये काम करेंगे, तो तुरंत उसको भी वैसे जोड़ दिया गया कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का पूरा तंत्र सड़ चुका है। जिस सरकारी तंत्र की बात की जाती है, लोकतंत्र वहां असहाय हो चुका है, वो करा रहा है। असली मसला यह है, और मैं फिर कह रहा हूं, कल्याण बनर्जी जो कह रहे हैं वो एक पक्ष उसका सही हो सकता है कि कहीं भी किसी के साथ कोई घटना हो सकती है, लेकिन सरकार कैसे व्यवहार करती है वो बेहद गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन दिख रहा है। विजय जी, ये जो पश्चिम बंगाल का समाज है, ये पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स भी है। वहां पर महिलाएं हमेशा से बड़ी प्रभावी रही हैं, बड़ी ताकतवर रही हैं, और ममता बनर्जी के भी कोर वोटर की अगर हम बात करें, एक तरफा आप मुस्लिम वोट बैंक को भूल भी जाएं तो महिला उनकी सबसे मजबूत वोट बैंक रही हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में हम घटनाएं देख रहे हैं, उससे उनका ये जो महिला वोट बैंक है वो उनसे दूर होता जा रहा है। मीनाक्षी जी, ये वोट बैंक का मसला तो मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, गंभीर मसला है। जैसे अभी आरजी कर की घटना का भी हमने जिक्र किया कि उस समय भी बड़ी तरीके से सरकार किस तरह से साथ दिया, या उसमें जो लोग थे सरकार के, उनको कैसे बचाने की कोशिश की गई। संदेश खाली की भी हम घटना देख रहे हैं, और ये जो घटना है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ जो साउथ लॉ कॉलेज में हुई, उसमें उस लड़की का उसके दोस्त के साथ संबंध था नहीं था, और वो घटना हो गई, लेकिन घटना के बाद कैसे आप रेस्पॉन्ड करते हैं, मुझे कल्याण बनर्जी को लेकर बहुत वो लग रहा है, शर्मिंदगी लग रही है कि वो दूसरी बार मैं देख रहा हूँ। एक बार तब देखा था मैंने जब वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री कर रहे थे पार्लियामेंट में, तब मुझे लगा कि पॉलिटिकल एक मिमिक्री तो चल सकती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हालांकि वो भी हमारे हाउस के चेयरमैन थे, लेकिन आज जिस तरह से वो संवेदनहीनता दिखा रहे हैं कि ये तो हो सकता है, होना तो ठीक है, लेकिन क्या सरकार किस तरह से काम कर रही है। और ये मुद्दा यदि कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा बना रही है, तो भी मैं समझता हूँ उनकी जिम्मेदारी है, बड़ा बनाना चाहिए। एक बड़ी विपक्षी पार्टी है, और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो कांग्रेस भी वहाँ पर है, लेफ्ट भी है, सब लोग लगा रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि हमारी विपक्षी पार्टियाँ यदि उस पर काम कर रही हैं तो वो एक दबाव बनाने का काम करती हैं सरकार पर। वोट बैंक का असर तो पड़ेगा ही जब एक के बाद एक घटनाएं हो रही हों, क्योंकि पिछली बार उसका असर नहीं हुआ था। आपने देखा होगा कि जो दो बड़ी घटनाएं, संदेश खाली की घटना को आपने देखा होगा कि उस तरह से नहीं हुई। और ममता बनर्जी के एमपीज में भी बहुत सारी महिलाएं हैं, विधायकों में हैं, मंत्रियों में हैं, एक पूरा का पूरा लिटरेसी रेट पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है महिलाओं की। तो उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं होना और उस पर सरकार का ऐसे रेस्पॉन्ड करना, मुझे लगता है ममता जी तो रोज रहती हैं सड़क पर, तो उन्हें आकर कहना चाहिए था कि ये घटना कैसे हो गई है, इसको मैं देखूंगी सबसे पहले कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय महिला आयोग जो कर रही है वो तो अपने हिसाब से है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्हें देखा जाना चाहिए था। इस बात का जिक्र हमने तब भी किया था कि जब संदेश खाली में जब घटना हुई थी तो ममता जी वहाँ पर क्यों नहीं गई। तो खुद मुख्यमंत्री यदि आगे आ जाए, इनिशिएट कर ले, तो सरकार और जो सिस्टम है, और जब ये आरोप लगे कि आपकी पार्टी का, आपकी यूथ विंग का कोई लड़का, कोई नेता उसमें शामिल है, तो ये जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। इसलिए जो शुरुआत में मैं ये पूरी खबर बता रही थी तो उसमें मैंने कहा कि ये ममता बनर्जी के लिए मुश्किल जितना ये केस नहीं बढ़ाता है, उससे ज्यादा मुश्किल कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट, उनके नेताओं का स्टेटमेंट और उनके रिएक्शंस बढ़ाते हैं। अब अग्निमित्रा पॉल क्या कह रही है वो भी आपको बताते हैं इस पूरी खबर पर, और सुकांत मजूमदार ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए
किस तरीके से घेरने की कोशिश ममता बनर्जी को हुई है? हम तो ये बोलेंगे कि पश्चिम बंगाल में कॉलेज में अगर महिला को भेजना है, आपका बेटी को भेजना है, तो मार्शल आर्ट्स ना सिखा के मत भेजिए। मार्शल आर्ट्स, कुंग-फू, कराटे और जो है उसको सीख कर भेजिए। अगर दरकार पड़े तो कुछ छोड़ी वोड़ी हाथ में रखने बोलिए, क्योंकि ये कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये वो उस कॉलेज नहीं है बंगाल के। अभी पेपर स्प्रे, छोड़ी इस तरह का रखे, क्योंकि अपना तो जान बचाना है। और ममता बनर्जी का इमीडिएटली बहुत हो गया, आपका बहुत हो गया, आप बर्दाश्त के बाहर चला गया, आप रिजाइन करिए। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सीरिया, लेबनान या लीबिया नहीं है। जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी, तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना। क्योंकि आरजी कर की घटना घटी, सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए। तो दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर। क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। 3-4 लोगों को जो एक्यूज है पकड़ा गया, सारे तृणमूल से रिलेटेड है। तो तृणमूल तो मतलब खून, रेप, चोरी, इन तीनों में एक्सपर्ट है। अब सुकांत मजूमदार इस मुद्दे पर तो बहुत अच्छे तरीके से बोल गए, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ आरोप है, कानून और व्यवस्था पर आरोप है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हिंदू वोटर्स को लेकर हम बात करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ यात्रा और जगन्नाथ जी का मंदिर बना लेना, ममता बनर्जी का हिंदू वोटर्स को लुभा लेना, ये एक बड़ी समस्या बीजेपी के लिए है। और मैं इसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़कर ही मैं बात करूंगी। ये गंभीर मसला है, चाहे हम रेप कांड की बात करें, ये गंभीर मसला है, चाहे हम हिंदू वोटर्स की पॉलिटिक्स की बात करें। अब इन दोनों मुद्दों को आप देखें, जहां पहले मुद्दे में ममता बनर्जी सरकार के ही मंत्री या उन्हीं के नेता, उन्हीं के सांसद गलती कर जा रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्हें बोलना चाहिए था, वहां पर वो समाज को लेकर बोलने लग गए। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व वोट बैंक को लुभाने की बजाय ममता बनर्जी का सपोर्ट करना चाहिए था कि चलिए 1 क्या 2 मंदिर बन जाए, 2 क्या 4 मंदिर बन जाए, वहां वो वोट बैंक के चलते ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हो गए। तो गलती दोनों कर रहे हैं। अब ये खबर क्या आपको बता दूं, बंगाल में चुनाव से पहले हिंदुत्व का मीटर टॉप गियर में है। भगवान जगन्नाथ के रथ के सहारे बीजेपी और टीएमसी 2026 जीत की तैयारी में जुटी हुई है। ममता बनर्जी अकेले दम पर हिंदुत्व की पिच तैयार करके बैठी हुई है। दीघा से भगवान जगन्नाथ का संदेश हर बंगाली तक पहुंचाना चाहती है। बीजेपी पुरी के जगन्नाथ दरबार से आशीर्वाद लेकर अपने लक्ष्य की तरफ तो आगे बढ़ रही है। बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी की फाइट की पिच भी तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि ममता के सामने बीजेपी का कौन? वो शुवेंदु अधिकारी होंगे, वो सुकांतो मजूमदार होंगे, या फिर बीजेपी का लीडर अब कोई एक नया होगा जो ममता को चैलेंज देने का दम रखता होगा। क्योंकि कल भी हमने आपको सुकांतो मजूमदार की जो बाइट सुनाई थी, जो बयान उनका सुनाया था, उससे उनकी परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, उनकी बेचारगी भी साफ दिखाई दे रही थी। वो ये जानते थे कि हिंदू वोटर्स को ममता बनर्जी ने लुभाने का बड़ा अच्छा काम कर दिया है और ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है, ये पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन समीर जी, अब करे तो करे क्या? हिंदू वोटर्स पर किसी एक पार्टी का एकाधिकार थोड़ी ना है। शुवेंदु अधिकारी है, सुकांतो मजूमदार हैं, दिलीप घोष को वो पहले ही ट्राई करके देख चुके हैं। अब चैलेंज कौन देगा ममता बनर्जी को? और हिंदुत्व वोटर्स को भी इसमें जोड़ते हुए आप जवाब दीजिएगा। देखिए 2021 का जो चुनाव परिणाम आया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि 2019 का अगर लोकसभा चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था बंगाल के अंदर। 2021 में ममता बनर्जी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, सरकार वापस बनाई। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि आने वाले समय में वहां संगठन मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन आप 2024 का अगर लोकसभा चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 12 सीटों पर आ गई और ममता बनर्जी 29 सीटों पर चली गई। अगर वोट प्रतिशत में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो 2024 में 38% जो वोट मिला था
और 2021 के जो विधानसभा में 38% वोट मिला तो बराबर रहा। मतलब 2021 के विधानसभा में 38% वोट था और 2024 के लोकसभा में भी 38% वोट रहा। ममता बनर्जी का जो 48% का वोट बैंक था 2021 के चुनाव में, वो 2024 में 45 पर चला गया, 3% जरूर कम हुआ है। लेकिन इस बीच में 2021 हम दिखा भी रहे हैं कि बीजेपी का मानना यह है कि हिंदू वोटर के अंतर केवल 9% का है। नहीं, मेरा वही कहना है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे अभी 2 दिन पहले कालीगंज का जो उपचुनाव हुआ था, वहां भारतीय जनता पार्टी को 50,000 वोट मिले, 50,000 वोट से वो हारी है सीट। लेकिन 2021 में उसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 65,000 वोट मिले थे। 15,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का उस सीट पे कम हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि जब नवंबर में जब 6 विधानसभा के उपचुनाव बंगाल के हुए थे, 6 सीटें ममता बनर्जी ने जीत ली, जबकि संदेश खाली की घटना भी घटी थी। और उसके अंदर तो मदारी घाट जो भारतीय जनता पार्टी 2021 में सीट जीती थी वो बचा नहीं पाई, वो ममता बनर्जी ने फिर से जीत ली। तो आप अपनी जीती हुई सीट नहीं बचा पा रहे हो, आपका वोट बैंक कम हो रहा है। और अब ममता बनर्जी ने जिस तरीके से हिंदुत्व का वोट बैंक कुछ हिस्सा अपने पास लाने के लिए जिस तरीके से दीघा में एक मंदिर बनाया है और प्रसाद बांटने की योजना, तो ममता बनर्जी का जो मुस्लिम वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है वो उसके साथ जुड़ा। और ममता बनर्जी का मानना है कि अगर 2 से 3%, 4% वोट बैंक अगर मैं हिंदुत्व के नाम पर अपने पास ले आती हूं तो मुझे फिर अपराजय बंगाल में बन जाऊंगी और भारतीय जनता पार्टी और मेरे बीच में 8 से 10% का गैप बना रहेगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यही चिंता है जो सुकांत मुजुमदार बोल रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी को हिंदू का वोट मिलने लगा फिर से, तो फिर हमारी वापसी कैसी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी सोचना चाहिए कि जब बंगाल आपके लिए इतना मुश्किल स्टेट रहा है तो आपको प्रदेश अध्यक्ष तो वहां पहले बनाना चाहिए था ना। आप जो केंद्र में मंत्री बन के 8 महीने हो गए सुकांत मुजुमदार का, वही प्रदेश अध्यक्ष है। अब आप रविशंकर प्रसाद जी को वहां भेजने की अध्यक्ष वहां पार्टी बनाएगी। इतने लंबे समय तक आप अध्यक्ष नहीं बना पाते। पहले कैलाश विजय वहां संगठन के प्रभारी थे, उसके बाद रविशंकर प्रसाद सबसे मुश्किल टर्फ पर अब जा रहे हैं खेलने के लिए। नहीं, अब जा रहे हैं, लेकिन उनको तो जो पर्ची मिलेगी उनको वहां नाम पढ़ना है। वो कोई चुनाव तो वहां नहीं करवाएंगे, वहां तो अमित शाह जी तय कर देंगे कि बंगाल के अंदर कौन पार्टी को लीड करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देर हो गई, आपको बंगाल में पहले बनाना था। हालांकि बंगाल का जो प्रभार बनाया है सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी है संगठन की, वो बहुत बेहतर वहां काम कर रहे हैं। संघ वहां जमीन स्तर पर काम कर रहा है। लेकिन तमाम आप देखिए संदेश खाली की घटना घट जाती है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना घट जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बहुत निश्चित रूप से बंगाल के अंदर बहुत है। लेकर आ रही हूं ये जो हिंदू वोटर्स का गणित, अभी हमने दर्शकों को भी समझाया और समीर जी भी जो बात कह रहे हैं, दीदी के लिए इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद बंगाल फिर भी आसान है। ये उनका एक और चुनाव है, पिछले चुनाव वो लगातार जीतते आ रही है और उनका मार्जिन भी अच्छा खासा रहा है जीत का अभी भी। लेकिन इतनी घटनाओं के बाद भी, चाहे हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, चाहे अभी हम लॉ कॉलेज की बात कर ले, संदेश खाली की बात कर ले, और इस तरीके की बहुत सारी और घटनाएं जो पश्चिम बंगाल के छोटे छोटे गांव से भी होकर आती रहती है। आपको याद होगा कि कैसे एक पूरे के पूरे परिवार को घर के अंदर जला दिया गया था। तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए इतने सारे सवालों के बीच भी ममता बनर्जी को जैसे बीजेपी टक्कर दे सकती है, क्या वो दे पा रही है? जैसे आपने कहा कि सुकांत मजुमदार की चिंता है पश्चिम बंगाल और भारतीय जनता पार्टी की चिंता है सुकांत मजुमदार। अब जब तक वो झगड़ा खत्म नहीं होगा, अब वो रविशंकर जी गए हैं, क्या पर्ची लेकर गए नहीं गए हैं, समीर जी यदि नाम बता देंगे तो वो आज भी पता चल सकता है कि क्या नाम है। लेकिन अब अध्यक्ष वहाँ पर बदल जाएगा, कुछ समय है। यदि उस पर भारतीय जनता, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्या है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ की ओरिजिनल पार्टी नहीं है और वो अभी तक जो सब नेशनलाइजेशन का जो मसला है, क्षेत्रीयवाद का मसला है, बंगाली अस्मिता का मसला है, उस खांचे में अपने आप को फिट नहीं कर पाई है। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु के बाद सबसे बड़ा जो क्षेत्रीय अस्मिता का मसले वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण वोटर कौन है? भद्रलोक। भद्रलोक में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं हो पाई है और इसलिए वो वोट परसेंट नहीं, वो मैच ही नहीं कर रहे ना वो उनके साथ, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस अलग किस्म का। आप जो धर्म की राजनीति करते हैं वो भद्रलोक पश्चिम बंगाल का वो राजनीति नहीं करता। मैं इसको ऐसे पूछूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को भी इरिटेट कर देती है? हिंदुओं को भी इरिटेट करती है, यूं समझ लीजिए इसको, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पा रही है। और फिर जितने लोग अभी लिए गए पिछले 5-7 साल में, एक्सपीरियंस जो भी किया और एक्सपेरिमेंट जो किया, उसमें टीएमसी से ही लोग लिए। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट टीएमसी ने भी किया था, जब वो टीएमसी आ रही थी तो लेफ्ट पार्टीज के लोगों को उसने शामिल किया। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो टीएमसी के लोगों को लिया वो उन्हें एडजस्ट कर पाई? आधे लोग तो वापस चले गए, वो ट्रेन शटल चल रही है वहां पर,
पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच में। लोग एमपी बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी में चले जाते हैं। केंद्र में सरकार हो, टीएमसी से बीजेपी आया, बीजेपी से नहीं, वापस लेकिन TMC आपकी चले केंद्र गए। में सरकार हो और उसके बाद भी आपका एमपी यदि वापस चला जाता है तो ये गंभीर मसला है। कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा काम किया, वो एक बराबर की राजनीति करने वाले लोगों से कि ठोकर राजनीति करने वाले लोग, उनको आपने वहां से हटाया है, अब नई राजनीति कर रहे हैं। और आप सोचिए जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वोट बैंक है, माइनॉरिटी का वोट बैंक है, पश्चिम बंगाल की जो बंगाली अस्मिता का वोट बैंक है, उसको तो आप खींच नहीं पा रहे। अब आपके पास जो हिंदू वोट बैंक है वो आपके साथ नहीं। आप समझिए कि यूसुफ पठान को ममता बनर्जी खड़ा करके जिता लेती हैं और फिर कहते हैं कि ये बाहरी गुजराती लोग यहाँ पर आ गए और उसके पास भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो गुजरातियों को वहां पे चुनाव मैदान में नहीं उतार रहे थे। मतलब मैं इसे इस तरीके से हर्षवर्धन जी रख सकती हूँ कि ममता बनर्जी जो भी खेल खेल रही हैं, जो भी स्टेप ले रही हैं, खेल मतलब मैं कोई पॉलिटिकल खेल की बात नहीं कर रही, मतलब जो भी वो राजनीतिक कदम उठा रही हैं वो कामयाब हो रहा है और बीजेपी जो भी कर रही है वो उस तरीके से फ्लोर पर नहीं दिखाई दे रहा है। हिंदू उनके साथ वैसे नहीं जुड़ पा रहा, इधर दीघा में मंदिर बना लिया, आरती कर ली, रथ यात्रा में शामिल हो गई, वो हिंदुओं को पसंद आ रहा है। ये बीजेपी के सबसे बड़े चैलेंज है। नहीं, देखिए मुझे लगता है एक तो ये कि राजनीति में जब तक कम्युनिस्ट वहाँ मजबूत थे तो ऐसे ही उनके बारे में भी लगता था कि ममता जी तो कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, बस ऐसे पिटती रहेंगी, कभी राइटर्स बिल्डिंग के सामने, कभी कहीं और, हाथ पैर तोड़वा के विधानसभा पहुंचेंगी, संसद पहुंचेंगी। तो ऐसे ही लगता है कोई भी जहां बदलाव होता है ना, बदलाव एक समय लेता है और एक चूंकि उससे जुड़ा हुआ इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, जिसको हम वहाँ के मामले में क्लब कल्चर, सिंडिकेट कल्चर कहते हैं। और वहाँ तो मतलब सामान्य रोड़ी बदरी और ईंट बालू से लेकर सरिया से लेकर सामान्य चीजें तब वो क्लब से तय होती हैं, यानी जो टीएमसी का वहां नेता होता है वो हमने अलग अलग जगह देखा। अब मूल बात क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी वहां सेंटिमेंट क्रिएट करने में कामयाब रही है? इसका जवाब है बिल्कुल, बहुत मजबूत सेंटिमेंट। कितना मजबूत कि ममता बनर्जी को रणनीति बनाकर दीघा में जगन्नाथ जी का मंदिर बनाना पड़ा। तो इसको पहले आप समझिए, क्योंकि ओडिशा और बंगाल वो दोनों एक दूसरे से सटी हुई उसी तरह की राजनीति करते हैं, तो पहले इसको समझिए। दूसरा क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो कुछ उसके पास ऑप्शंस हैं उसको छोड़ रही है? नहीं छोड़ रही है। वो राज्यपाल के तौर पर जगदीप धनखड़ की नियुक्ति हो, राज्यपाल के तौर पर सीवी आनंद बोस की नियुक्ति हो, या फिर जिसको हम नेता के तौर पर कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि लोग भाग जा रहे हैं। आप जरा कलकत्ता या पश्चिम बंगाल के किसी हिस्से में जाइए और किसी भाजपा के नेता से बात कीजिए, तब समझ में आएगा कि केंद्र में कितनी भी सरकार हो, वहां ममता जी के राज के आगे किसी नेता को अपनी चलाने में कितनी मुश्किल होती है। वहां कलकत्ता शहर में फिरहाद हकीम के आगे भाजपा की राजनीति करने वालों को कितनी बड़ी मुश्किल है। अब उसके आगे की बात देखिए, एक तो ये ठीक है कि सुनील बंसल प्रभारी हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, मजबूती से काम करते हैं वो, लेकिन अभी है क्या कि जब आप एक एडहॉकिज्म पर चलते हैं, आप एक तरफ तो किसी को भी ला रहे हैं, शुभेंदु को ला रहे हैं, पहले भी बहुत लोगों को लाए, लोग लौट लौट के गए, लेकिन जरा सोचिए कि अमित मालवीय वहां के सह प्रभारी भी हैं, आईटी सेल के इंचार्ज भी। अब इसका एक लाभ तो होता है कि जो बंगाल की घटनाएं होती है, चूंकि अमित मालवीय खुद सह प्रभारी भी हैं और इंचार्ज भी हैं, तो बहुत वो सोशल मीडिया पर बहुत आ जाते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है, क्या अमित मालवीय दोनों कामों के लिए समय दे सकते हैं? सुकांत मजूमदार केंद्र में मंत्री भी हैं, वहां के अध्यक्ष भी हैं। अब अभी ताजा आज तीनों चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए हैं, तो अब जल्दी से आ जाएगा। तो मुझे लगता है बीजेपी को यह समझना पड़ेगा, और ये कई जगह भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक और सरकार की मुश्किल है, कई जगह कई लोगों को, एक व्यक्ति को कई काम दे रखा है। बंगाल बहुत टफ नट है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और ये जो आपने कहा ना कि ममता बनर्जी को मंदिर बनाने तक की नौबत आ गई, तो फिर ये एक मुद्दा जिस पर सबसे अच्छा गेम खेल सकते हैं, सर मेरे पास समय चूंकि कम है, कि जिस पर सबसे अच्छा बीजेपी प्ले कर सकती थी, जिस बैटल ग्राउंड पर, वो जमीन ही आपने खींच ली। आप कह रहे थे कि आप हिंदू विरोधी, आपने मंदिर ही बना दिया, आपने आरती ही कर ली, आप रथ यात्रा ही कर लेंगी, तो उसका इम्पैक्ट होगा। बहुत छोटे से रिएक्शन के लिए बहल साहब मैं आपके पास भी आ रही हूं, क्योंकि मैं बंगाल में, दोनों साइड बंगाल में 3 साल रह चुका हूं, और मैं मिला हूं ज्योति बसु को, उनका विजिट ढाका का मैंने कोऑर्डिनेट किया था, मिला हूं आसिम दास गुप्ता को भी, मिला हूं मैं बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी, और 34 साल तक उन लोगों ने रूल किया था, जिसमें 23 साल तो चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बसु। वहां की हमको पॉलिटिक्स थोड़ी सी इस बात से भी समझनी चाहिए कि बंगाली प्राइड जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनार बांग्ला बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअलिज्म,
और पॉलिटिकल एक्टिविज्म। आप अगर रूरल एरियाज में जाते हैं तो जो अवेयरनेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज की है वो और कहीं किसी और स्टेट में नहीं है जितनी, और जो इन्वॉल्वमेंट यूथ का और स्टूडेंट्स का है इस पूरी मूवमेंट के अंदर, और ये दोनों बंगाल में है, वो और किसी स्टेट में भी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो 3 से 77 सीट्स ली थी 2021 में बीजेपी ने, लेकिन अब 18 से 12 पे आ गए जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो ये दर्शाता है कि बीजेपी को अभी भी, मैं ये न्यूट्रल तरीके से बोल रहा हूं, बीजेपी को अभी भी एक आउटसाइडर पार्टी की तरफ देखा जाता है, उसको देखा जाता है डिफेक्टर्स, क्योंकि बीजेपी जो बंगाली अस्तित्व है, बंगाली प्राइड है, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही। और तीसरी चीज आती है इन फाइटिंग, जो बीजेपी के अंदर इन फाइटिंग है और जो लोकल टू लोकल उनको करना चाहिए, लोकल लीडर्स को जैसे डेवलप करके एक जो मास जो अपील कर सके। अब देखिए इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया लॉ कॉलेज के अंदर, जिसको लॉ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो सिखा रहे हैं, वहां के अंदर इतना बड़ा दुष्कर्म हो गया। तो और उसके बाद भी ममता बनर्जी नहीं गई, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं हुआ, उन्होंने उतनी लीड नहीं ली इसके अगेंस्ट, उतना एक्शन, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि जो 2026 का भी इलेक्शन आने वाला है, कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर भी वो हरा सकेंगी, क्योंकि उनका जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, खासकर जो विमेन वेलफेयर स्कीम्स हैं और जो उनके गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप स्कीम्स है, वो बहुत सक्सेसफुल हुई हैं। और उनका जो होल्ड है खासकर साउथ बंगाल के अंदर, बीजेपी का होल्ड ज्यादातर सिर्फ नॉर्थ बंगाल है। हालांकि अगर आप हिस्ट्री में भी देखें, बातें सर आपकी बातों से समझ पाई हूं, बीजेपी को अभी भी वो आउटसाइडर के तौर पर देख रहे हैं जो आप कह रहे हैं। दूसरा ये कि ममता बनर्जी ये जानती हैं कि उनकी अपनी पॉलिसी फॉर डायरेक्ट कनेक्ट टू वुमेन वो काम कर रहा है उनके लिए, और इसलिए इस तरीके की घटनाओं पर वो खुद दूरी बनाकर चलना चाहती है। और रही बात है हिंदू वोट बैंक की, तो हिंदू वोट बैंक को क्या वो मंदिर बनाकर अपने पास वो जो 9% का गैप है उसे और कम कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक,